नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेज प्रयागराज में आपका सभी का स्वागत है। आज हम लोग टीजीटी परीक्षा 2021 के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि द हाफ लाइफ इक्वेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज, रेडियो धर्मी पदार्थ का अर्ध आयु समीकरण है टी हाफ इज इक्वल टू 0.6931 अपान लैम्डा, या टी हाफ इज इक्वल टू लैम्डा अपान 0.6931, या टी हाफ इज इक्वल टू 0.936 अपान लैम्डा, या डी ऑप्शन है टी हाफ इज इक्वल टू लैम्डा अपान 0.936। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं, जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, ये सभी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक शो करते हैं। सभी क्या करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक शो करते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का जो हाफ लाइफ टाइम होता है, टी हाफ इक्वल टू होता है 0.6932 अपान के। ये सभी के लिए होता है, जितने भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, ये सभी क्या होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक शो करते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स टी हाफ इज इक्वल टू, यहाँ पर लैम्डा रखिए क्योंकि ऑप्शन में लैम्डा दिया गया है। ये होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जब कहता है तो जो एक कांस्टेंट होता है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा होता है, वो उसको लैम्डा कहा जाता है। टी हाफ हमारा हाफ लाइफ टाइम डिनोट करता है। तो जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.6931 भी होता है। कहीं कहीं आपका जो है कि 1 भी लिखते हैं, लेकिन जनरल एग्जैक्ट वैल्यू 0.6932 ही होती। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एथिल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ सिल्वर साइनाइड गिव्स, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ कराने पर मिलता है। देखिए, ये हमारा एथिल ब्रोमाइड है, ये हमारा सिल्वर साइनाइड है। जब रिएक्शन करता है तो एक्चुअल में इसमें जो रिएक्शन बनता है, C2H5Cn प्लस C2H5Nc बनता है प्लस AgBr। ये क्या होता है? लोन पेयर इसके पास जो होता है, ये इजली वे में, यहां से देखिए, ये टूटेगा तो C2H5 प्लस देगा और ये देगा हमारा Cn माइनस। ये क्या करता है? ये लोन पेयर इजली वे में इसके साथ रिएक्ट कर लेता है, स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है। इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वह C2H5Nc बनता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एनोड इन द लेक्लांची सेल, लेक्लांची सेल में कौन सा हमारा एनोड का वर्क करता है? कार्बन क्षण, कार्बन रॉड, जिंक रॉड, कॉपर रॉड, एल्युमिनियम रॉड। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, जैसे सेल का किसी का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, ठीक, इसे कहा जाता है एनोड। एनोड को निगेटिव इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, ठीक। इसे कहा जाता है कैथोड। और
इसे कहा जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कोई भी सेल होगा, देखिए इस तरीके से बना होता है। इसमें एक एनोड होगा, जो एनोड पर होगा वह ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पर हमारा, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर हमारा रिडक्शन होता है। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। एनोड जो होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है, और कैथोड हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक, इसमें जो होता है, जो जिंक मेटल्स लिया जाता है, वह जिंक को क्या करता है, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, +2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है इस लेक्लांसी सेल में। तो जो जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाता है, अर्थात जिंक हमारा एनोड का वर्क करता है, तो हम क्या दे देंगे, जिंक रॉड को हम कह देंगे कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which gas evolve when the water is added to calcium carbide at room temperature? कौन सी गैस है जो वाटर में ऐड करने के बाद कैल्शियम कार्बाइड पे वाटर को ऐड करते हैं। देखिए कैल्शियम कार्बाइड है, ये फार्मूला होता है CaC2, दिस इज योर कैल्शियम कार्बाइड होता है। ये कैल्शियम कार्बाइड जो होता है, जब इसको वाटर डालते हैं, देखिए कैल्शियम कार्बाइड क्या करता है कि जब वाटर से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, +C2H2 बनाता है, और C2H2 ही हमारा कौन सी गैस होती, एसिटिलीन होती है। तो जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वह एसिटिलीन ऑप्शन हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बाइड, इसका यूज हम कच्चे फलों को पकाने में भी करते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड के नाम लेने के बजाय हम लोग कार्बाइड का यूज कर देते हैं, कहते हैं फलों को पकाने में यूज किया जाता है। वह क्योंकि उसमें जो वाटर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम कार्बाइड, और एसिटिलीन गैस जनरेट करता है, और यह एसिटिलीन गैस हमारा जो है फलों को पकाने में प्रयोग यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। When a nucleus emits a beta ray, what does not change? जब नाभिक से बीटा किरण उत्सर्जित होती है तो इनमें कौन सा नहीं बदलता है। देखिए सबसे पहले समझिए, एल्फा बीटा गामा। ठीक, जब किसी से एल्फा कण निकलता है एटम से, तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और मास नंबर की 4 की कमी होती है। ठीक, जब किसी में बीटा कण निकलता है तो उसके मास में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कर जाता है। जैसे लेटर सपोज हम ले लेते हैं नाइट्रोजन को ही 714। ठीक, इसमें से एक बीटा कण निकल गया, -1 0, इसमें क्या दिखे, नाइट्रोजन 14 हो रहेगा, A 8 हो जाएगा। क्लियर, एक बीटा कण निकलेगा तो यहाँ इसके एटॉमिक नंबर, जो पेरेंट एटम्स होता है उसके एटॉमिक नंबर में 1 इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ से देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी एलिमेंट्स हो, ये तो जनरल ऐसे हमने नाइट्रोजन ले लिया। अब जरा देखिए इसमें P की वैल्यू कितनी है, 7, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 7, न्यूट्रॉन कितना है, 7। यहां जरा देखिए P कितना है, 8, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8, न्यूट्रॉन कितना हो गया,
6 हो गया, ठीक। न्यूट्रॉन कितना हो गया आपका 6 हो जाएगा, 14 8 6। अब देखिए क्या नहीं बदलता, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स नंबर्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर कितना है, देखिए यहां भी 14 है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर यहां भी 14 है। तो हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वह पहला ही विकल्प सही है, अर्थात सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट्स। कौन हिस्सा इसमें एक तत्व नहीं है। देखिए डायमंड दिया है, जो हमारा डायमंड है वह क्या है, कार्बन का एलोट्रोप्स है। और यदि कार्बन का एलोट्रोप्स है तो इसका क्या हो जाएगा, एलोट्रोप्स कार्बन का है तो कार्बन डायमंड को भी सी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका तो वह एक एलिमेंट्स ही है। ग्रेफाइट यह भी कार्बन का हमारा एक एलोट्रोप्स ही है। फिर ओजोन की बात करते हैं, यह भी एक हमारा एलिमेंट्स है, O3 सबको पता है, ओजोन का फार्मूला O3 होता है, ठीक। सिलिका, सिलिका बालू होता है, SiO2 होता है, यह हमारा क्या है, एलिमेंट्स नहीं है, ठीक। यह एलिमेंट्स हमारा नहीं है, तो जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। A neutral atom has 2k electron, 8 L electron and 6 M electrons. The total number of S electron, P electron and D electrons separately in the atom will be। ऐसे देखिए K L M यही दिया गया है, K दिया गया है, L दिया गया है, M दिया गया है, ठीक। K में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, L में 8, M में 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए K में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखा जाए तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जाएंगे। 16 टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 16। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 16 इलेक्ट्रॉन का रखा जाए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो गए 14, 2 6 4 10, 10 2 12 4 16। अब देख लीजिए यस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए 2 यहां पर हैं, 2 यहां पर हैं, 2 यहां पर हैं, अर्थात यस बराबर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने हैं, देखिए 6, 6 और 4, तो पी में हमारे आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब चलिए 3p के बाद 3d 0 होगा, तो डी में कितने हो जाएंगे, 0 इलेक्ट्रॉन। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 6, 10 और 0। यहां से देखिए 6, 10 और 0, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6, 10, 0 हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The temperature at which the vapor pressure of liquid becomes atmospheric pressure, ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है कहा जाता है, क्या कहा जाएगा। देखिए जब किसी द्रव का वायुमंडलीय दाब उसका
वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है किसी द्रव का, तो वह द्रव हमारा बॉयल करने लगता है। अर्थात बॉयल करने लगता है तो वह क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। देखिए गलनांक क्या होता है? कहा जाता है वह टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ मेल्ट करना शुरू करता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जब कोई द्रव लिक्विड अवस्था से, इसमें क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है। जिस टेम्परेचर पर सॉलिड हमारा लिक्विड में चेंज होता है वह टेम्परेचर हमारा कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। फ्रीजिंग क्या होता है कि जब हमारा लिक्विड इसमें कन्वर्ट होता है सॉलिड में, तो वह टेम्परेचर कहलाता है हमारा कौन सा? फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए किसी जैसे किसी के लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सेम होता है। कैसे? देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है वह 0 सेंटीग्रेड होता है और फ्रीजिंग पॉइंट जो आइस का होता है वह भी 0 सेंटीग्रेड ही होता है। 0 सेंटीग्रेड पर कहा जाता है कि बर्फ मेल्ट भी करती है और 0 सेंटीग्रेड पर बर्फ फ्रीज भी करती है। एक टर्म और है क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रांतिक ताप। क्या होता है? कहा जाता है ऐसा ताप जिसके ऊपर किसी गैस को प्रेशर लगाकर के लिक्विड अवस्था में चेंज ना किया जा सके, ऐसे टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल्स का कार्बन डाइऑक्साइड गैस लें, इसका हमको पता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर इसका 31.1 सेंटीग्रेड है। अब 31.1 सेंटीग्रेड से ऊपर 31.2 सेंटीग्रेड हो जाएगा। उसके ऊपर चाहे जितना टेम्परेचर लें, इसके जस्ट ऊपर का टेम्परेचर की बात की जा रही है। यह क्रिटिकल टेम्परेचर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। इसके ऊपर टेम्परेचर पर गैस को हम चाहे जितना प्रेशर अप्लाई करें, गैस कभी भी लिक्विड अवस्था में चेंज नहीं होती। आप लोगों ने देखा होगा एलपीजी गैस सिलेंडर जो होता है, एलपीजी गैस सिलेंडर, यहाँ पर गैसों को क्या किया जाता है, उनके क्रिटिकल टेम्परेचर पर लाया जाता है। और जब क्रिटिकल टेम्परेचर पर लाया जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पर, तो हम प्रेशर लगा करके गैस को लिक्विड अवस्था में चेंज कर लेते हैं। और लिक्विड अवस्था में चेंज करने के बाद उन्हें हम सिलेंडर में सप्लाई करके एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। The electronegativity of the atom would be increased with increase in character of its hybrid orbitals। परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है इसके संकर कक्षक हाइब्रिड ऑर्बिटल के गुण बढ़ने के साथ। देखिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, देखिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर। जिसमें यस करेक्टर ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। और तो ऑप्शन में हमारा आ जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। ये चाहे नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर। और यही हमारा डिनोट करता है कि परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। जिसमें परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर ज़्यादा होता है उसकी एसिडिटी भी, अम्लता भी ज़्यादा हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग।
आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड विच सेट हैज बॉन्ड ऑर्डर इज +1। निम्नलिखित युग्मों के समुच्चय में किस समुच्चय का आबंध क्रम +1 है? देखिए, जब बॉन्ड ऑर्डर की बात आती है तो आप क्या करिए कि उसको कैलकुलेट करिए जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पहली बात तो देखिए इसका जो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है, आपको हम फार्मूला बता दे रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस NA अपान 2। NB क्या है? इसे कहा जाता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। NA क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखिए, आपको हम बताते हैं कि ऐसे तो आप करने के लिए तो इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा आपको निकालना, लेकिन एक तरीका है कि आपके पास समय कम है। देखिए, जैसे N2 है, ये N2 है, ठीक। N2 में 3 बॉन्ड है। देखिए कितने बॉन्ड हैं? 3 बॉन्ड। अर्थात अब ऑप्शन हम चेक करेंगे, जिसमें जिसमें N2 होगा वो तो कतई नहीं सही होगा। N2 इसमें है तो इसलिए ये तो होगा ही नहीं। अब देखिए N2 इसमें भी है, ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास 2 बचे, एक F2 बचा, एक F2 ये बचा। ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। यहाँ भी दोनों सेम, यहाँ भी दोनों सेम, इसका मतलब कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। चलिए अब चलते हैं। अब इन दोनों में अब जो बॉन्ड ऑर्डर निर्भर किया, केवल इन्हीं दोनों पे निर्भर किया। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर इसके टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो जाएगी तो हम कह देंगे कि इन दोनों में क्या है? बॉन्ड ऑर्डर सेम है। यहाँ देखिए F2 में 18, F2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। और O2 डबल माइनस में कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों केसेज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है, तो इसलिए आंसर ए हो जाए। और निकालने का आपका जो तरीका होता है वह लंबा प्रोसीजर है, होता है। फिर उसमें NB माइनस NA निकालेंगे, यमो डायग्राम के माध्यम से निकाला जाता है, लेकिन अब उतना लंबा तो हम चलेंगे नहीं, तो यहाँ तुरंत खट्ट से निकाल देंगे, इसी से कर लेंगे बस। ये चलिए नेक्स्ट, तो जो करेक्ट आंसर होगा F2 एंड O2 डबल माइनस। ऐसे देख लीजिए O2 का स्ट्रक्चर, माइनस इधर माइनस, ये आपका ये हो गए, दोनों में एक एक बॉन्ड है, ये माइनस इस पर है, माइनस इस पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्न विच ट्राई हाइड्राइड हैज द मोस्ट थर्मल स्टेबिलिटी? निम्नलिखित में से किस ट्राईहाइड्राइड में सबसे ज्यादा ऊष्मीय अस्थायित्व होता है? देखिए जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, देखिए टॉप से बॉटम जाने पर, देखिए जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाने पर डिक्रीज करती है। टॉप से बॉटम जाने पर क्या करेंगे? थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्राइड की डिक्रीज करती है। किसमें? पीरियोडिक टेबल में। अब देखिए पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन सबसे ऊपर होता है, सबको पता है। उसके नीचे फास्फोरस होता है, फिर आपका आर्सेनिक होता है, फिर एंटामनी SB होता है। तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? NH3 ग्रेटर देन PH3 ग्रेटर देन ASH3 ग्रेटर देन SBH3। देखिए एक रीजन और है इसका,
NH3 हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये याद कर लीजिए कि ये यदि कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी निश्चित रूप से इंक्रीज कर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ ऑल द एल्कली मेटल इन हाइड्रस लिक्विड अमोनिया, सभी क्षार धातुओं के निर्जलीय द्रव में अमोनिया में तनु विलयन होते हैं। देखिए जो अमोनिया होता है, देखिए अमोनिया तो मिलता नहीं है, तो हम लोग अमोनिया ना कहने के बजाय जब भी अमोनिया की बात करता है तो अमोनिया हमें मिलता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि लिक्वर अमोनिया। लिक्वर अमोनिया को वाटर में डिजॉल्व कर दें, अगर लिक्वर अमोनिया ऐसे लिखें और इसको वाटर में डिजॉल्व कर दें तो हमें मिल जाता है अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड मिल जाता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता नहीं, बस ऐसे बनाया जाता है। जब लिक्वर अमोनिया में हम लोग क्या ऐड करते हैं, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल डालते हैं तो जो हमें मिलता क्या है, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। यह सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन जो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वह पैरामैग्नेटिक होगा। सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, अनपेयर्ड होता है, और अनपेयर्ड होने के कारण से यह पैरामैग्नेटिक इन नेचर शो करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which among the oxide of transition elements listed below is not colored? नीचे सूचीबद्ध संक्रमण तत्वों के ऑक्साइडों में कौन सा रंगहीन होता है। देखिए जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल होते हैं, उनका जो कलर होता है, कलर किसके कारण से आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण से। ट्रांजिशन मेटल का जो कलर आता है वह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण से। चलिए निकालते हैं। टाइटेनियम, देखिए टाइटेनियम ऑक्साइड है, टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। और टाइटेनियम में 22 इलेक्ट्रॉन देखिए होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। 22 इलेक्ट्रॉन देखिए, गिनिए, 2 4 6 7 10 12 12 6 18 2 20 2 22। अब जब टाइटेनियम को हम लोग लिखेंगे 4+ करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए 2 8, यहाँ से क्या हो जाएगा 3s2 3p6 3d0 4s0 हो जाएगा। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 0, तो अर्थात कोई अनपेयर्ड, या यहाँ क्या होगा, नो अनपेयर्ड। नो अनपेयर्ड मीन्स क्या हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा। और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वह सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, अर्थात उनका कोई भी कलर नहीं मिलता है। तो टाइटेनियम ही हमारा पहला ही ऑप्शन मिल गया कि टाइटेनियम ऑक्साइड हमारा क्या होगा, कलर लेस हो जाएगा, अर्थात रंग विहीन कौन होगा, टाइटेनियम ऑक्साइड। आप इनका निकाल लीजिए, देखिए मैग्नीज का कितना निकलेगा,
4 प्लस, मैग्नीज में 25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर 25 होते हैं तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, 3, देखिए तो जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हमारी, अब देखिए मैग्नीज की 2, 8, मैग्नीज 25, देखिए 3s2, 3p6, 4s2, 3d5, 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 यहाँ से निकलेंगे, 3 यहाँ से, 2 यहाँ से निकलेंगे, तो डी में कितने आ जाएंगे, देखिए 1, 2, 3, 3 अनपेयर्ड आए, अनपेयर्ड होगा तो ये क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। ऐसे क्रोमियम भी कलर्ड होगा, आयरन ऑक्साइड भी कलर्ड होगा, तो जो हमारा कलरलेस होगा वह Ti2 होगा। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये तो हो गए किसके कारण से कलर शो करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण, K2Cr2O7, KMnO4 और सीरियम सल्फेट, ये 3 में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट shows कलर्ड। देख लीजिए K2Cr2O7 है, क्रोमियम है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +6 आएगा, इसका निकालेंगे तो +7 आएगा, सीरियम सल्फेट का निकालेंगे तो +4 आएगा। ठीक, अब देखिए क्रोमियम, क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 24 होते हैं। 24 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए, आपको 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन हम लोग सभी लोग जानते हैं कि यह इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का होता है। तो और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, अर्थात कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। उसी तरीके से KMnO4 की हम यदि बात करते हैं तो मैग्नीज में 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +7 का मतलब 5 से 7 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए, 25 में से 7 माइनस हो गए तो बचे कितने, 18 इलेक्ट्रॉन, और 18 अगेन इनर्ट गैस मिल गया, और इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, फिर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, अर्थात नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो गया। सीरियम का होता है 58, ये सब अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +4 आता है। 58 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे तो 54 आएगा, जो कि एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें भी कोई इन्हें कहा जाता है कि जो इनमें कलर जनरेट होता है वह चार्ज ट्रांसफ़र के कारण से, चार्ज ट्रांसफ़र के कारण से ये 3 कंपाउंड कलर शो करते हैं। एंड अदरवाइज जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण से कलर शो करते हैं, लेकिन K2Cr2O7, KMnO4, सीरियम सल्फेट, CeSO4 का होल ट्वाइस, ये सभी हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण कलर नहीं शो करते, बल्कि किसके कारण से शो करते हैं, चार्ज ट्रांसफ़र के कारण से ही कलर शो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। Which element was assigned group 3A in the Mendeleev periodic table but is a member of group 13 in the 18th group member in periodic table? इनमें कौन सा ऐसा तत्व है जो मेंडलीव की आवर्त सारणी के समूह 3A परंतु 18 समूह वाली आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 13 के सदस्य के रूप में स्थान मिला? देखिए जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 13 ग्रुप के एलिमेंट्स थे वो हमारे थे बोरान, बोरान था, एल्युमिनियम था, गैलियम था एंड इंडियम था। तो जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ये ग्रुप 3A एलिमेंट्स के थे और इन्हें कितना
13 ग्रुप में मेंबर में स्थान दिया था गया था वह हमारा है एल्युमिनियम, क्योंकि इसमें क्या था, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम एंड एंडिलियम, यही जो थर्ड ग्रुप के हमारे एलिमेंट्स थे। तो उसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एल्युमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन ए प्योर सेमीकंडक्टर, शुद्ध अर्धचालक में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन होल्स हैव इक्वल मोबिलिटी, होल्स हैव हायर मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन हैव हायर मोबिलिटी, ओनली इलेक्ट्रॉन आर मोबाइल। मोबाइल का अर्थ होता है कि घूमना। देखिए जो मोबाइल होते हैं, सेमीकंडक्टर तो आप लोग जानते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, नाम सुना है कि नहीं सेमीकंडक्टर्स, बताइए। अरे भाई सेमीकंडक्टर नहीं सुना है, चलिए क्या होते हैं बेटे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए सेमीकंडक्टर में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन हैव इक्वल मोबिलिटी, छिद्र तथा इलेक्ट्रॉन समान गतिशील में होते हैं। होल्स हैव हायर मोबिलिटी होती है, ये भी गलत कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन हैव हायर मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन अधिक गतिशील होता है क्योंकि उसका इफेक्टिव मास कम होता है। अगर इफेक्टिव मास कम होगा इलेक्ट्रॉन का तो उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। होल के कंपैरिजन में इफेक्टिव मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम होने के कारण से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की जो होगी मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। इनमें निम्नलिखित यौगिकों में किस यौगिक में एक में आयनिक एवं सहसंयोजक बंध दोनों होते हैं। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड ये होता है CCl4, इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, और कोवलेंट बॉन्ड के कारण ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है CCl4 का। तो जो इसका मतलब कि CCl4 हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं हो सकता क्योंकि इसमें केवल कोवलेंट बॉन्ड है। कैल्शियम क्लोराइड, इसे 2Cl- लिखा जाता है, और यह एक आयनिक बॉन्ड होता है। कैल्शियम क्लोराइड में केवल आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। वाटर तो ये भी नहीं होगा, वाटर तो सब लोग जानते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर लिखा होता है, इसमें भी केवल कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। अब बात बचती है अमोनियम क्लोराइड ही हमारा आंसर होगा सही। देखिए ये होता है, अरे अमोनियम क्लोराइड का संरचना ये होती है, ये जो बॉन्ड होते हैं ये हमारे कोवलेंट हो जाएंगे, और ये जो होता है हमारा कौन सा हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अरे ठीक ठीक सॉरी, अमोनियम क्लोराइड, एक मिनट सॉरी भाई, जो अमोनियम क्लोराइड होता है यह हमारा साल्ट होता है NH4+ और Cl-। NH4 में जो होता है अमोनियम क्लोराइड ये हो गया, और क्लोराइड माइनस होता है, तो इसमें ये कोवलेंट बॉन्ड, ये प्लस माइनस के कारण से हमारा क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड हो जाता है। तो जो अमोनियम क्लोराइड होता है वह हमारा कोवलेंट, क्योंकि साल्ट है। देखिए साल्ट में हमें अमोनियम क्लोराइड क्या है, साल्ट है, और साल्ट में सदैव कौन सा बॉन्ड पाया जाता है,
आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, लेकिन इसमें अमोनियम है, नाइट्रोजन के साथ H भी लगा हुआ है। ठीक, नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है? H भी लगा हुआ है। इस कारण से और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वह हमारा कोवलेंट बॉन्ड है, और नाइट्रोजन और Cl के बीच जो बॉन्ड है हमारा, वह हमारा आयनिक बॉन्ड है। तो हम जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा सही नहीं है? बोर्स मॉडल एटम फेल्स टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। जो बोर्स मॉडल था वह हमारा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम अर्थात एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की व्याख्या को नहीं बता पाया। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? समझिए क्वेश्चन, कह रहा है कौन सा सही नहीं है? आपका सही नहीं है अर्थात गलत स्टेटमेंट्स को छांटना है। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम्स फेल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। जो बोर्स मॉडल था वह केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की ही व्याख्या करने में सफल रहा। बात समझिए, बोर्स मॉडल क्या था? वह केवल एक इलेक्ट्रॉन वालों तत्वों के लिए स्पेक्ट्रम क्या किया? सफल रहा। एक इलेक्ट्रॉन तत्व वाले जो भी थे तत्व, उनके स्पेक्ट्रम को वह एक्सप्लेन कर सका, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के किसी भी स्पेक्ट्रम को वह सफल नहीं हो पाया। तो इसका यह स्टेटमेंट्स एकदम सही स्टेटमेंट्स हैं। दूसरा है, बोर्स मॉडल जो था यह कहा गया कि यह जीवन प्रभाव को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बोर्स मॉडल के जो लिमिटेशन थे उसमें कहा गया कि यह ओनली एक इलेक्ट्रॉन, ये पूरा स्टेटमेंट्स जो दिया गया है यह बोर्स मॉडल का लिमिटेशन है। बोर्स मॉडल जो था जीमन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बोर मॉडल स्टार इफेक्ट को भी एक्सप्लेन, जीमन और स्टार को दोनों को इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बोर अर्थात ये भी सही कह रहा कि यह भी लिमिटेशन उसी का था, ये भी लिमिटेशन यही सही था। तो ऑप्शन हमारा फिर बचा कौन? डी। तो कह रहा है बोर एटॉमिक मॉडल ट्रीट्स इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल एज ए वेव। बोर्स एटॉमिक मॉडल जो था वह कहा ट्रीट किया कैसा? इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल जैसा बिहेवियर एंड वेव जैसा, दोनों तरीके के बिहेवियर एक्सप्लेन किया। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आंसर हमारा यही हो जाएगा। ये सभी हमारे गलत ऑप्शन हुए, करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम हैज +5 इन HCl एंड इतना इज HClO3। कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज HClO और HClO3। ठीक, इसका कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसका +5 है। चलिए हम लोग निकाल देते हैं, अगर सही है तो पता चल जाएगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1, जिसका निकालना होता है उसे x। ऑक्सीजन के -2, इस पर चार्ज 0 हो तो x - 1 = 0, x = +1। अर्थात ये तो सही बता रहा है कि HClO पर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होगा। अब देखिए HClO3 का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका 1 +1, इसका x, इसका -2 × 3 = 0, तो x = +5। अर्थात हमारा पहला आंसर ही सही है।
ऑक्सीडेशन नंबर वाला ही ऑप्शन हमारा सही है। तो हम लोग इसे पहला क्वेश्चन को ही जो है हमारा सही माना गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर HCl4 5 पे कितना होगा? +1 होगा। ओ सॉरी, HClO3 पर +5 और HClO पर +1 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। Among the halides of silver, then the one with lowest solubility in water is silver chloride, silver chloride, silver bromide and AgI। AI है। न्यूनतम जलीय घुलनशीलता किसकी होगी? देखिए, जो सॉल्युबिलिटी होती है पीरियोडिक टेबल में, सॉल्युबिलिटी जो होती है ऑफ हैलाइड्स की, वह डिक्रीज करती है बिकॉज इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ हैलाइड। साइज बड़ी होती जाती है, इसलिए उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। और जब साइज बड़ी होगी तो सेंट्रल एटम और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो सॉरी क्या, एमंग द हैलाइड ऑफ सिल्वर द वन विथ लोएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज, सबसे ज़्यादा कम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? तो देखिए, solubility of halogen is decreases because increase of the size of the halide ion। halide ion की जो साइज होती है वह बढ़ती जाती है। तो सबसे ज़्यादा solubility किसकी हो गई? AgF की, फिर AgCl की होगी, फिर AgBr की होगी, फिर AgI की होगी। तो जो करा न्यूनतम जलीय घुलनशीलता वाला कौन सा होगा? तो वह हमारा होगा AgI। यही आंसर सही होगा, अर्थात ये हमारे आंसर गलत है। हमारा जो करेक्ट आंसर है वह आंसर हमारा कौन सा है? डी वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड थ्रू द फ्राउनहोफर लाइन इन द सोलर रेडिएशन? सोलर रेडिएशन जो होता है कि सोलर रेडिएशन मतलब कि सूर्य के प्रकाश, सौर विकिरण की फ्राउनहोफर रेखाओं की सहायता से किस तत्व का पता चला? देखिए, जो शब्द हमारा फ्राउनहोफर है, यह सूर्य विकिरण की खोज किया था जोसेफ नॉर्मन लकयार। इसका जो साइंटिस्ट खोदा था जोसेफ नॉर्मन लकयार, ये साइंटिस्ट था जो सूर्य का जो ग्रीक वर्ड, सूर्य का सन जो है यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड जो होता है इसका हेलोस लिया गया है। सूर्य का ग्रीक वर्ड हेलोस है, HELIOS है। हेलोस एक सूर्य का ग्रीक वर्ड से, इसी से खोजा गया है आपका हीलियम। तो जो फ्राउनहोफर रेखाओं की सहायता से किस तत्व का खोजा गया है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा हीलियम। तो आज यह 20 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर आप खत्म होती है। नेक्स्ट टाइम इस 2021 प्रश्नों की जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन बचे हैं उनको भी हम आगे कराएंगे क्वेश्चन। देखिए,
अप्रॉक्सीमेटली 60 से 65 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के आते हैं। वह 65 क्वेश्चन 3 शिफ्ट में 3 क्लासेज में हम कंप्लीट करवाएंगे पूरे केमिस्ट्री। देखिए, और आप लोग अपने लोगों से कहिए, वीडियो को शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच जाए। अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो YouTube पर इस पर जुड़ सकते हैं, 11 क्लासेज प्रयागराज। टेलीग्राम चैनल ये हमारा है। प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और वीडियो आप लोग हमारे साथ वीडियो को देखिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हम प्रयास करेंगे कि आपको जितने भी उत्तराखंड, पहले यूपी को सॉल्व करवा लेते हैं, पहले टीजीटी का सॉल्व करवाएंगे, फिर लेक्चरर का सॉल्व करवाएंगे अनसॉल्व पेपर, और फिर उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, एसएसबी यहाँ तक करवाएंगे क्वेश्चन आपको। देखिए, यूपी का कराएंगे, डीएसएसबी का कराएंगे, उत्तराखंड का कराएंगे, उत्तराखंड पीएससी का कराएंगे, और राजस्थान 4 का कराएंगे आपको। तो टीजीटी के 4 स्टेट्स के प्रश्नों की केमिस्ट्री को हम सॉल्व कराएंगे। अभी हम शुरुआत किए हैं, आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग कहिए, अब पहले से शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था, अब आयोग सेवा चयन आयोग बन गया है। इसके प्रश्नों को हम करवा रहे हैं। पर डे 20 क्वेश्चन को श्रृंखला को लेकर आएंगे, और 20 क्वेश्चन 3 दिन में आपको 3 लेक्चर में 1 केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर टीजीटी का सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू, आज यहीं तक।